हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपकी परीक्षा को टेंशन को कम करने के लिए। हमारा कक्षा 12 का जो 25 जून को हिंदी साहित्य का पेपर है, हम उससे के आधुनिक काल के संभावित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक से देखिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखना शुरू करेंगे हम। आधुनिक युग के द्वितीय उत्थान का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर द्विवेदी युग किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। देखिए, आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका को हमेशा याद रखना है। इन्होंने जितना भी सुधार का और परिष्कार का हिंदी भाषा का कार्य किया या नव जागरण का जो कार्य किया, वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक जैसी हो सके। आपको याद होगा कि भारतेंदु युग में कवि लोग खड़ी बोली में कविता तो करने लगे थे, लेकिन वो ब्रज भाषा को ही अधिक काव्य उपयुक्त मानते थे, क्योंकि वो ब्रज भाषा का प्रयोग कई सालों से चला आ रहा था। लेकिन आचार्य द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुए। अर्थात उन्होंने खुद निबंध लिखकर बाकी लेखकों को प्रेरणा प्रदान की कि आप इस प्रकार से निबंध लिखिए। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि और विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर बल दिए। देखिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न का उत्तर लिखने में। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण की शुद्धि और विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने व्याकरण की जो अशुद्धियां थी उनको सरस्वती पत्रिका में उनके पास जो रचनाएं छपने के लिए आते थे, पहले उन रचनाओं की वो व्याकरणिक अशुद्धियां छांटते थे, उनको शुद्ध करते थे और फिर अपनी पत्रिका में छापते थे। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव ही स्मरणीय रहेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में एक सृजक के रूप में कम और एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियामक के रूप में अधिक योगदान है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े और नए नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। यानी कि उन्होंने चाहे साहित्य कम मात्रा में लिखा हो, लेकिन जितना भी लिखा और बाकी अपनी पत्रिका के माध्यम से या अपने निबंधों के माध्यम से वो एक आदर्श बने अन्य लेखकों के लिए, अन्य साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, कि आप इस प्रकार से हिंदी भाषा को समृद्ध कीजिए, इस प्रकार का काव्य लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध कीजिए। तो ये था हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक योगदान। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वह यह है कि द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताइए। तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल है। देखिए, भारतेंदु युग में जो पुनर्जागरण की लहर आई थी वो इस काल में भी चालू रहेगी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो उत्थान था, जो नव जागरण था, वो द्विवेदी युग में भी चालू रहा। साथ ही समाज सुधार और हिंदी भाषा के सुधार की जो प्रक्रिया चली, इसके लिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं देखिए। नव जागरण, देश प्रेम और निज भाषा प्रेम की जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए थे। खड़ी बोली ने काव्य भाषा के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस युग की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होगी। देखिए, पहली सबसे मुख्य विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि द्विवेदी युगीन कविता
शुद्ध राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। शुद्ध राष्ट्रीयता यानी कि भारतीय हिंदू युग में राजभक्ति भी देखने को मिलती है और देशभक्ति को भी देखने को मिलती है, लेकिन इस युग की जो कविता है वो शुद्ध राष्ट्रीय कविता है, शुद्ध देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इसी युग की देन है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जन मन को प्रेरित करने का प्रयास किया। इसमें आप मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती का नाम भी लिख सकते हैं। इस युग की कविता आदर्श और नैतिकता से युक्त है, साथ ही मानवतावादी विचारधारा लिए हुए हैं। मानव सेवा तथा दीन दुखियों की सेवा को ही सच्चा धर्म इस कवि और साहित्यकार ने बताया है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो आदर्शों से युक्त हैं। हमारे पुराने जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, चारित्रिक पुरुष हुए हैं, उनके प्रमुख चरित्रों को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। और तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह है इस युग की कविता में उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता है। इन्होंने तथ्य प्रधान सीधी सपाट भाषा का प्रयोग किया है और अपनी कविता के माध्यम से जनता को उपदेश के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया है। इस युग में खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत सुधार हुआ। ये चौथा पॉइंट है इसका और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस युग में खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत सुधार हुआ और पद्य के क्षेत्र में यानी कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो गई। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उपेक्षित नारी पात्रों की मर्म व्यथा का चित्रण हुआ है। आज तक जितने भी नारी पात्र थे जो उपेक्षित थे, जैसे केकई, उर्मिला, यशोधरा, इनके त्याग और बलिदान को उपेक्षित किया कवियों ने। इनके त्याग और बलिदान को कहीं पर भी काव्य में उभारा नहीं गया। इस काल का जो कवि है, स्वयं इस काल के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन उपेक्षित नारी पात्रों पर अच्छा काव्य लिखा, अच्छा साहित्य लिखा। केकई, उर्मिला और यशोधरा जैसे उपेक्षित नारी पात्रों की वेदना को इन्होंने अपने काव्य में वाणी दी। और ये इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध था उपेक्षित नारी पात्रों पर, उससे गुप्त जी ने नारी की व्यथा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया। आपको यदि ये लाइन याद है या नहीं भी याद है तो याद कर लें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये गुप्त जी की काव्य पंक्ति है। छठा जो हमारा पॉइंट होगा, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा आलोचना आदि गद्य रूपों का समुचित विकास इस काल में शुरू हो गया और मुक्तकों की अपेक्षा प्रबंध काव्यों की रचना अधिक हुई, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती और हरियोध का प्रिय प्रवास आदि। अगला जो हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युग में कहानी विधा के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कहानी की शुरुआत, कहानी को लिखने की शुरुआत खड़ी बोली हिंदी भाषा में इसी युग में होती है। देखिए ये जो कहानी की शुरुआत हुई है ये सरस्वती पत्रिका के साथ साथ चलेगी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही इसका आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि जैसे ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है उसके साथ ही हिंदी कहानी की विकास यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी और इस समय नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। आरंभिक कहानियों में देखिए, मैं इनमें आपको बहुत ही प्रमुख कहानियों के नाम बताऊंगी, 4-5 और भी है, लेकिन आप इतना ही अपने उत्तर में लिख दें तो पर्याप्त होगा। आरंभिक कहानियों में सरस्वती में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष की समय और बंग महिला की दुलाई वाला कहानियाँ प्रकाशित हुई। ऐतिहासिक कहानी लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा का नाम प्रमुख रूप से आता है। उनकी राखी बंद भाई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। जयशंकर प्रसाद ने भी इस समय में खूब कहानियाँ लिखी और इनकी कहानियों का संग्रह छाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ। और इसी समय प्रेमचंद का भी आगमन हुआ था और उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। और याद रखना की बात इसमें यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी ने हिंदी कहानी को नए रूप रंग में ढाल दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी थी इनकी। इसका प्रकाशन सन 1915 में सरस्वती में हुआ। इस कहानी को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये कथा और शिल्प, कथ्य यानी कथा और शिल्प तत्व दोनों ही दृष्टियों से ही अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है,
आदर्शों को प्रस्तुत करती है, आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करती है। इस कहानी को हिंदी कहानी की विकास यात्रा के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण कड़ी कहा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी का आरंभ 1900 ईस्वी से शुरू हो रहा था और धीरे धीरे वह अपना मौलिक स्वरूप और स्वतंत्र सत्ता विकसित कर रही थी। देखिए, हमारा प्रश्न जो होता है 4 नंबर का होता है, उसके लिए इतना उत्तर बहुत ही पर्याप्त है एकदम। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला हमारा जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट, द्विवेदी युग के निबंध साहित्य पर टिप्पणी करते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों की प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखिए। मैंने अपने बच्चों को क्लास में भी ये सब अच्छे से पढ़ाया, उनको फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। द्विवेदी युग के निबंध साहित्य पर टिप्पणी करते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों की प्रमुख रचनाओं के नाम भी हमें बताने इसमें। तो देखिए, द्विवेदी युग के निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है। जो भारतेंदु युग है उसमें हास्य व्यंग्य अधिक था, लेकिन इस युग के जो निबंध और निबंधकार और साहित्यकार जितने भी हैं, चाहे वो कहानीकार, उनमें वैचारिकता और गंभीरता अधिक देखने को मिलती है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध है, सार्थक है और परिमार्जित खड़ी बोली है। यह निबंध व्यास शैली में लिखे गए हैं, जिनमें बोधगम्यता यानी आसानी से समझ में आते हैं, कहीं पर भी कलिष्टता नहीं है, कठिन शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूरण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु आदि ये मुख्य निबंधकार हैं। आचार्य द्विवेदी ने कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध, लोभ आदि निबंधों के माध्यम से हिंदी रचनाकारों के समक्ष एक आदर्श रखने की चेष्टा की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म और मारिसी मोही कुठाव, इनके जो निबंध हैं ये कहानी की तरह ही उनकी विशेष पहचान बनाते हैं। और बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे। उनके प्रमुख निबंध हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य आदि। देखिए, मैंने इसमें प्रमुख निबंधों के नाम लिखे हैं, तो आप इनमें से 1-2 के भी नाम याद कर लेंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं सरदार पूरण सिंह, जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। उनके निबंध कौन कौन से हैं और उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि है। उनके निबंधों के नाम हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान आदि। इनमें से कुछ हम अपने सिलेबस में पढ़ते ही आए हैं, इतने साल पढ़ाई की है हिंदी की। तो अगला है इसमें पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध भी इसी काल में आ गए थे। द्विवेदी युग में शुरुआत तो हो गई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति आदि इसी काल में प्रकाशित हो गए थे। स्पष्ट है कि इस युग के निबंधकारों ने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। इन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों में निबंध लिखे हैं और इनकी भाषा व्याकरण सम्मत एवं परिमार्जित भाषा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।